हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रोमन लिटरेचर, चूँकि हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें ये मेरा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग रोमन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। और जो है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ग्रीक लिटरेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी लाजमी अब ज़रूर देखें, क्योंकि ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, इन दोनों लिटरेचर्स का इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और उस ग्रीक लिटरेचर को भी मैंने डीपली जो है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और जितने भी उसके ट्रेजेडी राइटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं और पोइट्स हैं, उनको मैंने डीपली जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आज हम रोमन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। और रोमन लिटरेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रोमन सिविलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं व्यू दूंगी, क्योंकि रोमन सिविलाइजेशन दुनिया की जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं उनमें कंसीडर होती है। ठीक है, तो ये जानना भी हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। अब रोमन लिटरेचर के अगर मैं आपको डेट बताऊँ कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो ये 300 BC में स्टार्ट हुआ और 1800 जो है वो AD में इसका इख्तिताम हो गया। अब अगर देखें तो रोमन सिविलाइजेशन का एंड तो 476 AD में हुआ, तो लिटरेचर जो है वो 1800 AD तक कैसे जो है वो जारी रहा, क्योंकि रोमन सिविलाइजेशन का जो है वो इख्तिताम बेशक 476 AD में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने लैटिन लैंग्वेज में लिखना जारी रखा, जिसकी वजह से 1800 तक जो है वो हम कहते हैं कि रोमन लिटरेचर जो है वो सरवाइव कर जो है वो करता रहा। अब रोमन सिविलाइजेशन जो है वो 753 BC में स्टार्ट हुई और 476 AD में इसका जो है वो ख़ात्मा हो गया, ये ख़त्म हो गई। और रोमन सिविलाइजेशन को इटैलिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन बन गई थी और इसमें 50 to 90 मिलियंस लोग थे वहाँ पे। ठीक है, इनहेबिटेंट्स थे। और इस सिविलाइजेशन ने जो है 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का रकबा जो है वो कवर किया हुआ था। एंशियन रोम जो था, कहते हैं कि विलेजेस पे मुश्तमिल था, और ये सारे विलेजेस कहाँ पे आबाद थे? टाइबर रिवर के किनारे पे। और इन 7 जो है वो विलेजेस ने मिल के सिटी ऑफ रोम बनाया था इन 750 BC में। एंड अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी दे वर द ट्विन ब्रदर्स। कहा जाता है कि 2 जुड़वा भाई थे। इन दोनों ने 753 BC में जो है वो रोम शहर की बुनियाद रखी थी। तो रोमोलस उनमें से एक था। ठीक है, उन ट्विंस में से। और वही जो है वो ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द रोम, का पहला बादशाह भी यही था। और इवन के इसका फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है। और फिर उसी के नाम पे जो है वो इस शहर का नाम जो है वो रोम पड़ा, रोमोलस से रोम पड़ा। ठीक है, अब इसने क्या किया रोमोलस ने? इसने जो है वो एक सेनेट, रोमन सेनेट बनाई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 100 मैन। और फिर वहाँ के लोगों को उसने जो है वो अ बॉडी ऑफ लॉज दिया, कवानीन का एक मजमुआ उनको दिया। ठीक है, और कहा जाता है कि वहाँ पे 200 ईयर्स तक मोनार्की थी। मतलब जब रोमन सिविलाइजेशन बनी और रोमोलस को जो है वो किंग बना, तब से 200 ईयर्स तक जो है वो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मोनार्की रही। लेकिन उसके बाद ये रिपब्लिक हो गया। और एंशियन रोम ने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, बहुत सी टेरिटरीज़ को कंकर करना शुरू कर दिया, जब रोमन्स ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 7th सेंचुरी में रोम में इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, और 49 BC में जूलियस सीजर ने खुद को जो है वो ऑटोक्रेटिक एम्परर, या फिर जिसे डिक्टेटर कहते हैं, वो डिक्लेयर करना इसने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब मैं आपको सीज़र के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 इयर्स तक मोनार्की थी। उसके बाद क्या हुआ? मोनार्की ये 6th सेंचुरी में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई। अब रिपब्लिकन मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत से लोग थे। अब जूलियस सीज़र और पोम्पे द ग्रेट एंड क्रॉसस, ये 3 लोगों ने मिल के एक गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, या एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसको ट्रियम्विरेंट का नाम दिया जाता है। और इसका मतलब है कि ये तीनों ने मिल के गवर्नमेंट बनाई और पावर इन्हीं तीनों के पास थी। ठीक है, इसलिए इसको ट्रियम्विरेंट कहा जाता है कि पूरी पावर को होल्ड करने वाले ये 3 थे। ठीक है, अब क्या हुआ? टाइम गुजरने के साथ साथ जूलियस सीजर इन तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता चला गया और इसने ये क्या बन गया? डिक्टेटर बन गया। ठीक है,
और जब ये डिक्टेटर बना तो रिपब्लिकन्स ने इसको असैसिनेट कर दिया, इसको कत्ल कर दिया और सिविल वॉर फिर स्टार्ट हो गई सीजर सपोर्टर के दरमियान में और रिपब्लिकन्स का क्या हुआ, शिकस्त हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिविल वॉर के बारे में। तो ये ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के दरमियान में हुई थी। अब ऑक्टेवियन कौन था? ऑक्टेवियन जो जूलियस सीजर का नेफ्यू और इसका अडॉप्टेड सन था, ठीक है। और क्लियोपेत्रा का जूलियस सीजर के साथ एक जो है वो अफेयर था और इनका बेटा भी था एक, ठीक है। और क्लियोपेत्रा बेसिकली इजिप्ट की क्वीन थी, ठीक है। और मार्क एंटनी कौन था? मार्क एंटनी जो था वो ऑक्टेवियन के साथ ही था, यहीं पे था, ठीक है, रोम में। और ये एक पॉलिटिशियन था, एक जर्नल था, लेकिन इसको क्लियोपेत्रा ने बाद में सीड्यूस किया, अपने साथ में ला लिया और ऑक्टेवियन को लगा कि शायद अब ये जो है वो कुछ अपनी अलग से कुछ सल्तनत बनाना चाहता है कुछ, ठीक है। तो इसलिए ऑक्टेवियन ने इसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अब फिर वॉर हो गई किसके दरमियान? ऑक्टेवियन एक साइड पे और मार्क एंटनी और क्लियोपेत्रा एक साइड पे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एंटनी और क्लियोपेत्रा को जो है वो शिकस्त होगी, उनको डिफीट मिली। अब 27 BC में ऑक्टेवियन क्या बन गया? फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम बन गया एंड ही यूज्ड दिस नेम फॉर हिमसेल्फ, सीजर ऑगस्टस बन गया। अब इसने खुद को ऑक्टेवियन की बजाय जो है वो सीजर ऑगस्टस कहलवाना शुरू कर दिया। सीजर ऑगस्टस जो था, ऑक्टेवियन मतलब वो ही प्रूव टू बी अ वेरी सक्सेसफुल लीडर ऑफ द रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा और सक्सेसफुल लीडर साबित हुआ। और इसके दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर भी जो है वो लिखा गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अब तक मैंने जितना भी रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बताया है वो आपको समझ में आ गया है कि जूलियस सीजर का क्या रोल था, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका जो नेफ्यू था या अडॉप्टेड सन था उसका क्या रोल था, ठीक है। और फिर मोनार्की और रिपब्लिकन, किन सेंचुरीज़ में मोनार्की वहाँ पे थी और फिर किन सेंचुरीज़ में जो है वहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे जो है वो राइज रही, ठीक है। 2 सिविल वॉर्स हुई हैं। पहली सिविल वॉर सीजर्स की जो है वो असैसिनेशन के बाद हुई और दूसरी जो है वो सिविल वॉर ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के दरमियान में हुई, ठीक है। और इस तरह से फिर ऑक्टेवियन 27 BC में एम्परर बन गया रोम का और फिर इसने खुद के लिए एक नाम यूज़ किया, वो है सीजर ऑगस्टस का। और इसी के दौरानिए में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमन लिटरेचर जो है वो लिखा गया। रोमन लिटरेचर उन्होंने पहले ये सोचा था कि हम कॉपी नहीं करेंगे बल्कि हम लोग उनसे इंस्पिरेशन तो उन्होंने ली थी, उनसे इंस्पायर होते हुए हम लोग जो है वो कुछ अपना लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा, हर जितना भी टाइप ऑफ आर्ट था ग्रीक का, वो बहुत ज़्यादा उसने इन्फ्लुएंस किया रोमन्स को, ठीक है। तो इन्होंने बहुत काम भी किया लेकिन इन्होंने ओरिजिनली काम नहीं हो सका, उन्होंने बस उनको क्या कहते हैं वर्जन्स लिखने शुरू कर, ट्रांसलेशन जो है वो लिखनी शुरू कर दी ग्रीक वर्क्स की, ठीक है। तो अब रोमन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा, या रोमन किसी भी किस्म का कल्चर था या फिलॉसफी थी, उससे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए थे ये रोमन्स, ठीक है। अब रोमन्स के बाद क्या हुआ कि रोमन्स ने फर्दर यूरोपियन रेनेसन को फिर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि जो हम इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की उसमें जितनी भी एजेस आएंगी, ठीक है, उसमें फिर आगे आप देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट थीम्स गवर्नेंस और कंक्वेस्ट, दीज 2 इम्पॉर्टेंट थीम्स थे इनके। रोमन पोइट्स के बारे में बात करते हैं तो वर्जिल द फर्स्ट वन एंड इस फुल नेम इज़ पब्लियस वर्जिलियस मैरो, इसका फुल नेम था। और इसने पेस्ट्रल पोइट्री का इसको पाइनियर कहा जाता है, ठीक है। एक्लॉग्स, जॉर्जिक्स एंड द एनिड, ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। एनिड को जो है वो इवन कंसीडर किया जाता है कि ये एक नेशनल एपिक पोइम थी एंशियन रोम की, और ये 12 बुक्स पे जो है वो मुहित थी किताब। और है ही इमिटेटेड इलियड एंड ओडिसे बाय होमर। अब ये देखें, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि किस तरह से ये किस तरह से उनको इमिटेट किया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर पे होरेश है। होरेश क्लासिसिस्ट था और इस ओड्स लिखे, सेटायर्स और एपिस्टल्स इसने लिखे थे, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ओविड है। ओविड ही रोट लव पोइम्स, इसने लव पोइम्स लिखी थी। आर्स एमेटोरिया इसकी फेमस पोइटिकल वर्क है।
और 3 बुक्स में लिखा गया है अबाउट द आर्ट ऑफ लव के बारे में है, साइंटिफिक वर्क है, डिटेक्टिव वर्क है, और इसमें वो हमें बताता है कि हाउ टू फाइंड एंड कीप अ लवर। सेकंड मेटामॉर्फोसिस है, एक नैरेटिव पोएम है एंड इट इज़ अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में है, अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द डिटीज एंड द हीरोज़। 200 टेल्स इन ग्रीक रोमन माइथोलॉजी, रोमन मैथोलॉजी ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में 200 जो है वो टेल्स या स्टोरीज इसमें बयान की गई हैं। ठीक है, तो ये ओविड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पोइट है, और इसका फुल नाम जो है वो पब्लियस ओविडियस नेसो है। 4th नंबर पे हमारे पास सेनेका द यंगर है, ये भी फेमस था अपनी ट्रेजिडीज़ की वजह से। ठीक है, और जो ट्रेजिडीज़ ऑफ ब्लड है, मतलब ब्लडी ट्रेजिडीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर था। अब ये इसको पोइट की लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये पोइट भी था। ठीक है, फिलोसफर भी था और स्टेट्समैन भी था। अब यहाँ पे मैंने इसको वर्क जो है वो मेंशन किया है थाइसिटीज़ के नाम से। ठीक है, अब थाइसिटीज़ इसकी ट्रेजेडी थी। ठीक है, एक ट्रेजेडी जिसके लिए ये फेमस था। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गन गरज वाले कैरेक्टर्स होते हैं, वायलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, खून खराबा उसमें होता है, तो ये ट्रेजेडी, इसी ट्रेजेडी की वजह से ये फेमस था। ठीक है, तो ये इसके पोइटिकल वर्क्स कोई इतने ज़्यादा ख़ास नहीं थे, ये अपनी इस ट्रेजेडी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़ास था, लेकिन चूँकि एक पोइट भी रह चुका है इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको शामिल किया है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे 4 जो है वो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट भी और भी पोइट्स हैं, वो माइनर है। नेक्स्ट हमारे पास लूकन है, ये भी पोइट था। फर्सीलिया इसने लिखा था, एपिक पोएम थी फर्सीलिया, और ये सिविल वॉर के बारे में थी बिटवीन द जूलियस सीजर के दरमियान और पोम्पे द ग्रेट के दरमियान में जो हुई थी। उसके बाद है 6 नंबर पे लुक्रीटियस, रीरम नतूरा की वजह से ये फेमस था। ठीक है, और मार्शियल अपने 2 पोइटिकल वर्क्स की वजह से मशहूर था, जो है 12 बुक्स ऑफ एपिग्राम एंड ऑन द स्पेक्टिकल्स। 8th वन जो पोइट है वो है जोविनल इज़ फेमस फॉर हिज सेटायर्स की वजह से फेमस था, और इसकी ये जो सेटायर्स है इसमें कलेक्शन थी 16 सेटिरिकल पोइम्स की। ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स में जिसको डिवाइड किया गया था। और 9th पे जो है वो लुसीलियस है, जिसको सेटायर का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है, और 10th नंबर पे हमारे पास जो है वो पर्सियस आ जाता है। तो ये हमारे 10 जो है वो पोइट्स से, रोमन पोइट्स से। अब हम रोमन कॉमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो रोमन कॉमेडीज़ जो थी, सबसे पहले नंबर पे जो कॉमेडी राइटर है वो है प्लूटस। अब प्लूटस ही रोट कॉमेडीज़ इसने लिखी थी, और उसने जो है वो जिस मॉडल को फॉलो किया था वो न्यू कॉमेडी का मॉडल था, और न्यू कॉमेडी का मॉडल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? मिनेंडर ने। अब मिनेंडर कौन था? मिनेंडर ग्रीक जो है वो कॉमेडी राइटर था, तो उसकी जो न्यू कॉमेडी का मॉडल था उसको फॉलो करते हुए इसने अपनी जो है वो कॉमेडीज़ लिखी थी। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं एम्फिट्रियन और मिनाकमी, ये 2 इम्पोर्टेंट जो है वो कॉमेडीज़ हैं प्लूटस की। दूसरे नंबर पे है टेरेंस जो है वो प्लूटस का कॉन्टेम्परेरी था, और इसने भी कॉमेडीज़ लिखी हैं, और इसकी कॉमेडीज़ एक्चुअल में लैटिन वर्जन ऑफ ग्रीक स्टोरीज़ का था, और यूनक्स इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो एक कॉमेडी है। 3rd नंबर पे है लिवियस एड्रोनिकस आ जाता है, कॉमेडी राइटर था, पोइट था। ठीक है, और इसको एपिक पोइट्री और ड्रामा का इसको जो है वो फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है, और ओडिसिया इसने जो है वो लिखी थी, और ओडिसिया में इसने जो है वो, और ओडिसिया की जगह पे यूलिसिस का जो नाम है वो सबसे पहले इसने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेवियस आ जाता है 4th नंबर पे, कॉमेडी राइटर था, पोइट भी था, एंड ही स्टार्टेड न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा इसने शुरू किया था, और उस फॉर्म ऑफ ड्रामा को फैबुला प्रेटेक्स्टा कहा जाता है। ठीक है, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये पोइट भी था, तो इसने प्यूनिक वॉर लिखी थी, और फिर एक इसके 2 कॉमेडीज़ भी थी, रोमोलस और रेमस के नाम से, और क्लेस्टिडियम के नाम से। ठीक है, 5th नंबर पे लूडियस है, 6th नंबर पे विर्गो है, और 7th नंबर पे ग्लैडियस है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे कॉमेडी राइटर्स थे। अब हम ट्रेजिडी राइटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेजिडी राइटर्स में सेनेका द यंगर, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि वो पोइट भी था। ठीक है, तो ये ट्रेजिडी राइटर भी था। अब ये फेमस किसकी वजह से था? अपनी ब्लडी ट्रेजिडीज़ की वजह से। ठीक है, अब इसकी जो फेमस ट्रेजिडी थी वो है थाइसिटीज़। ठीक है,
इसके बाद दूसरे नंबर पे मार्क्वेस पुकेवियस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे लेसियस एसियस आ जाता है, लूसियस एसियस सॉरी आ जाता है, और एंड पे क्वेंटस एनियस आ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी राइटर्स थे रोमन में, ठीक है। कॉमेडी ज़्यादा है, पोइट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उनके वर्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। और ये कम है क्योंकि ट्रेजेडीज़ ने सर्वाइव नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रिटिक्स। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होरेश है। इसने एक क्रिटिकल वर्क लिखा था, और भी बहुत से लिखे हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है वर्क इसका, आर्क्स पोइटिका, जिसको हम आर्ट ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑन द सबलाइम है। अब लॉन्जाइनस बेसिकली रोम के रूल में, मतलब कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ रोम में ये ग्रीक में पैदा हुआ था और ग्रीक लैंग्वेज में इसने लिखा था, ठीक है। तो अब इसको हम ग्रीक जो है वो क्रिटिक भी कहते हैं, और इसको हम रोमन क्रिटिक भी कह सकते हैं। तो ये सबलाइम की वजह से फेमस था। और थर्ड नंबर पे क्विंटिलियन है, तो ये भी अपने एक वर्क की वजह से मशहूर था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होंगी, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इसको आप जब दोबारा नोट्स बनाएंगे और रिकॉल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।